ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड और सिल्वर जोन के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करे हैं, रैशनल नंबर्स। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने जाना इस चैप्टर का। तो हमने यहाँ पर अभी टोटल 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी थे, सो वो हम इस क्लास में कर लेते हैं। देखिएगा, आज जो हमें क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अच्छा, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अगर आप ओलंपियाड्स की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पर होने वाले हैं उन सब की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, ताकि सब मिलके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सके। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर 12th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, 12th क्वेश्चन इतना आसान है, ये मैंने आपको रैशनल नंबर जिस दिन स्टार्ट हो रहा था उसी दिन मैंने इसका आपको आंसर बता दिया था। आप विदाउट पेन पेपर उठाए भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब मैंने आपको बताया है कि भैया 0/3 जो होगा वो भी रैशनल नंबर होगा। 7/7 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, ये भी रैशनल नंबर होगा। 1/7 भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन 5/7 रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 0। तो ये आपका p/q के फॉर्म में तो जरूर बन रहा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी। ये कहलाएगा आपका नॉट डिफाइंड। सही है। सो इसलिए आपका रैशनल नंबर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ऑप्शन बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इक्वल्स टू 3/2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। सही है। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। इजी क्वेश्चन है। सो x की वैल्यू पुट करिए 2/3, प्लस का साइन है, y की वैल्यू पुट करिए 3/2, देन डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 3/2। सही है। चलो, अब यहां पर आप क्या करोगे, इस 3 और इस 2 का क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे। सही है। सो इस 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। सो 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। मतलब ये 6 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कितना हो गया 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ से 4, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और 3 3 = 9। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 माइनस 9। सही है। अब 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13/6 डिवाइडेड बाय -5/6। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड का साइन है, आपको इसको इनटू में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो 13/6 वैसा का वैसे ही, इनटू आपने डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू में। तो नीचे की जो वैल्यू है, नीचे का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा। सही है। सो ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया, 13 इंटू 1 13, और ये माइनस का साइन भी है तो -13/1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5। सो -13/5 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा सभी को? इजी क्वेश्चन है ये, है ना। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है कि इफ x is equals to -4/11, then which of the following rational numbers lies between x and mod x? x और mod x के बीच इन चारों में से कौन सा नंबर लाए करेगा यदि x की वैल्यू आपकी -4/11 है तो। सही है। सो इसको हम यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, x की वैल्यू आपके पास, देखो रैशनल नंबर आपके पास क्या है, आपके पास रैशनल नंबर क्या क्या है,
रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बिटवीन x और x मॉड के, है ना, x और x मॉड के। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी है, -4/11 एंड मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, तो -4/11। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो -4/11 है ना, और आप जैसे ही यहां से मॉड हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो -4/11 और 4/11 इन दोनों के बीच हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर लाए करेगा। ठीक है, सो देखो -4/11 के बाद क्या आएगा, -3/11 आएगा, फिर -2/11 आएगा, -1/11 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर +1/11 आएगा, +2/11 आएगा और फिर +3/11 आएगा। सो -4/11 और +4/11 के बीच इतने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इतने नंबर लाए होंगे। क्लियर? अब इनमें से कौन सा ऑप्शन में है वो आप देख लीजिए। देखो -2/11 ऑप्शन में है, सो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी -2/11। समझ में आ गया? क्लियर है? ये -4 जो है आपके पास सपोज एक नंबर लाइन है ना, ये आपके पास एक नंबर लाइन, यहाँ बीच में होता है बेटे 0, इधर होगा +1, इधर होगा -1, इधर होगा +2, इधर होगा -2, इधर होगा +3, इधर होगा -3, इधर होगा -4, इधर होगा +4। तो देखो आपने क्या किया, आप -4, ये -4 लिखा है ना, तो आप -4 और यहाँ पर क्या लिखा है, +4 लिखा है, ये है ना, और +4। तो इनके बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर भी वही हुआ, -3/11। अब डिनोमिनेटर में 11 है दोनों में, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, हर जगह 11। सो -3/11, -2/11, -1/11, फिर यहाँ पर 0 है तो इधर भी 0 है, फिर +1 है तो +1/11, यहाँ +2 है तो +2/11, यहाँ +3 है तो +3/11। सो इन सभी में कौन सा नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है, -2/11। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? सो अच्छा इजी क्वेश्चन था ये, है ना, बढ़िया इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? सो इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी ओलंपियाड का एग्जाम हो, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब थोड़े से हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स अब हमारे पास आ गया है, फिर इसके बाद अचीवर सेक्शन भी आएगा, सो वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड ₹256,000। सही है, इसको हम यहाँ पर रीड कैसे करेंगे, 2,56,000 in his account. 2 days later, 2 दिन बाद, he withdraw 2/5 of the amount. उन्होंने क्या किया, 2 दिन बाद उस 2,56,000 का 2/5 अमाउंट निकाल लिया, and 3/4 of the remaining amount of the next day. और जो अमाउंट बच गया, अभी 2,56,000 में से 2/5 उन्होंने निकाल लिया, है ना, 2 दिन बाद। अब जितना भी अमाउंट बचा उसमें अगले दिन उन्होंने 3/4 पैसा निकाल लिया। तो हमें बताना है कि उनके पास अब पैसा कितना बचा है। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट। क्लियर? चलो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि अमाउंट जो डिपॉजिट किया है उन्होंने, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना किया था बेटा, तो उन्होंने किया था 2,56,000। सही है। अच्छा 2 दिन बाद, 2 days later, 2 दिन बाद उन्होंने कितना अमाउंट निकाला, 2 days later, 2 दिन बाद उन्होंने कितना अमाउंट निकाल लिया था, तो 2,56,000 का 2/5 निकाल लिया। तो आप इसे सॉल्व करिए, ये कितने बार में जाएगा, 5, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा यहाँ से 1 0 और ये 2 टाइम्स भी है, तो इसको आप 5 से कर सकते हैं। मतलब मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बट ठीक है आपको मैं पूरा डिटेल में करके दे देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से कितना,
ये इसको आप 5 से डिवाइड करिए, 25 जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद ये आपका यहाँ पर 5 × 25 हो गया, 60 को आप 12 लिख लो और ये 3 बार 0 लगा दो, तो 512,000 इंटू 2, सही है। तो अब यहाँ से अब आपका यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे, बोलिए 512,000 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 102400। इतना रुपए उसने निकाल लिया है 2 दिन बाद, सही है। अब रिमेनिंग अमाउंट का जो अमाउंट रिमेनिंग हो गया है, रिमेनिंग अमाउंट का उन्होंने कितना निकाला, कितना निकाला रिमेनिंग अमाउंट का 3/4, कितना निकाला 3/4। तो हमारे पास यहाँ पर बचा कितना, बचा कितना 256,000 में से 102400 आप माइनस करेंगे तो उतना अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट था 256,000, उसमें से आपने माइनस किया 102400, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया अमाउंट, सो ये बच गया 153600 रुपीज। तो इसका नेक्स्ट डे उन्होंने कितना निकाल लिया पैसा 3/4, तो 153600 का इन्होंने 3/4 पैसा निकाला है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 115200। तो वही हमसे पूछा था कि अब जो अमाउंट है वो कितना बचा, सो अमाउंट लेफ्ट कितना, तो 153, ये 153 है ना जो रिमेनिंग अमाउंट था, 153600 में से इन्होंने 3/4 पैसा निकाला अगले दिन, मतलब कितना निकाला 115200। तो बचा कितना इनके पास, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 38400 रुपीज। तो इतना पैसा उनके अकाउंट में बचा है। क्या ये चीज ऑप्शन में है 38400 मतलब 38,400, बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी हो गया यहाँ से करेक्ट। समझ में आया मैंने इसे कैसे सॉल्व कर दिया, बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी अगर इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप बिंदास यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, आप दोबारा से इसे एक्सप्लेन करिए। सो मैं बिल्कुल एक नया वीडियो बना के इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो कभी भी यदि अगर आपको कहीं पर भी अगर डाउट अगर है सो आप बिंदास यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले क्या बेटे, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि one chocolate milkshake recipe requires 3/4 जग ऑफ मिल्क। हमें 1 चॉकलेट मिल्कशेक बनाने के लिए एक मिल्क का 3/4 जग हमें चाहिए। अनदर रेसिपी फॉर द सेम चॉकलेट मिल्कशेक रिक्वायर्स 3 कप ऑफ मिल्क। सेम वही दूसरा चॉकलेट मिल्कशेक बनाने के लिए हमें 3 कप ऑफ मिल्क चाहिए। यदि 1 कप जो है वो 1/8 जग के बराबर है, सो देन हाउ मच मोर मिल्क डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर। सो कितने मिल्क की हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी फर्स्ट रेसिपी को बनाने के लिए। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इसको हम वैसे तो यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। अब देखिए कैसे, मुझे पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 कप जो है बेटे वो किसके बराबर है, 1/8 जग के बराबर है, 1/8 जग के बराबर है, यही दे रखा है, सही है, 1/8 जग के बराबर है। तो 3 कप किसके बराबर हो जाएगा भैया, 3 कप किसके बराबर हो जाएगा, जब 1 कप 1/8 के बराबर है तो 3 कप
तो आप क्या करेंगे 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 कप से, तो कितना आ जाएगा 3/8 जग। क्लियर? तो 1 कप यदि 1/8 जग के बराबर है तो 3 कप 3/8 जग के बराबर होगा। अब जो फर्स्ट मिल्क जो था, जो फर्स्ट रेसिप जो थी उसमें हमें 3/4 जग की जरूरत थी मिल्क की। कितने की जरूरत है? 3/4। तो हमारे पास इस 3/4 में से यदि मैं ये 3/8 हटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 3/8 जग मोर मिल्क रिक्वायर फॉर द फर्स्ट रेसिप। हमें 3/8 जग और लगेगा मिल्क का फर्स्ट रेसिप कंप्लीट करने के लिए। सही है? तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनका निकालेंगे डिफरेंस। कैसे डिफरेंस निकालेंगे? हम यहां पर इस 3/4 जो जग मिल्क है वो फर्स्ट रेसिप में यूज हो रहा है, माइनस कर देंगे ये जो 3 कप। क्यों? क्योंकि 1 कप 1/8 के बराबर है, तो हमें 3 कप का पूछा था, है ना। सो 3 कप 3/8 जग के बराबर होगा, तो 3/8 माइनस कर दो तो बचा कितना? 3/8 ही बचा। तो बस 3/8 जग मोर मिल्क रिक्वायर फॉर फर्स्ट रेसिप। हमें 3/8 जग और मिल्क लगेगा फर्स्ट रेसिप को कंप्लीट करने के लिए। सो 3/8 ऑप्शन सी हो जाएगा यहां से करेक्ट। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी यदि अगर डाउट अगर होगा तो आप बिंदास यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? The length of the wingspans of different species of birds is given below। हमारे पास अलग अलग बर्ड्स की स्पेशीज लिखी है, ब्लू जे, गोल्डन ईगल, सीगल और एल्बेट्रॉस। उनकी जो लेंथ ऑफ विंग स्पैन्स है ना, उनके पंखों की यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है? तो ब्लू जे की है 41/100 मीटर, गोल्डन ईगल की है 2 मिक्स्ड 1/2 मीटर, है ना। इसी प्रकार से बाकी की भी। सो हमें बताना है हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ अ गोल्डन ईगल देन द विंग स्पैन ऑफ अ ब्लू ईगल। हमें बताना है कि गोल्डन ईगल की विंग स्पैन कितनी लंबी है एज कंपेयर टू ब्लू जय की विंग स्पैन से। सही है? क्लियर? चलो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहां पर यही सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास गोल्डन ईगल की लेंथ कितनी है? 2 मिक्स्ड 1/2 मीटर। इसको आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आओ तो 2 × 2 4, 4 + 1 5/2 मीटर। सही है? ये किसकी है? यहां मैं लिख देता हूं, यह है गोल्डन ईगल की। और ब्लू जय की हमारे पास कितनी है? ब्लू जय, सो ब्लू जय की हमारे पास है 41/100 मीटर। सही है? सो अब कितनी ज्यादा है हमें ये बताना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली सब्ट्रैक्शन। तो हम ऐसा लिखेंगे यहां पर कि विंग स्पैन, मैं WS लिख देता हूं विंग स्पैन को, आप लोग समझ जाएंगे। विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल इज लॉन्गर देन विंग स्पैन ऑफ ब्लू जय बाय किससे? तो माइनस कर दो। तो आप 5/2 को आप माइनस कर दीजिए 41/100 से। बस एलसीएम ले लो, यहां पर आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? 209/100 मीटर। क्लियर? सो 209/100 मीटर
ज्यादा विंग स्पैन लंबी है किससे? विंग स्पैन ब्लू जै से। सो ऑप्शन में कहीं लिखा है क्या 209/100 मीटर? बिल्कुल लिखा है। सो ऑप्शन भी हो गया यहाँ से करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का यहाँ पर डिफरेंस निकालना था बस, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ माइनस बस करना था और कुछ भी नहीं। क्लियर है? हो जाएगा सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पर भी अगर आपको डाउट रहे ना, आप बिल्कुल यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करिएगा। जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो सब मैं एक नया वीडियो बना के उसको बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगा। सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है। मैच द कॉलम है। सही है? सो प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कितना होगा? सो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट और उसका रेसिप्रोकल हमेशा कितना हो रहा है यहाँ पर? 1। देखो ना, आप यहां पर कोई नंबर है 5, ये एक रैशनल नंबर है 5, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 1/5। तो हमेशा इसको प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 ही मिल रही है ना। तो बस वही यहां पर पूछा है। कोई भी नंबर आप ले लो, 7 ले लो, तो 7 × 1/7 1। सही है? तो बस वही पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो मैच हमने इसको कर दिया। सही है? नेक्स्ट क्यू में आ जाओ। क्यू में क्या बोला है कि इफ 12/30 एंड x/5 आर इक्विवेलेंट देन x इक्वल्स टू। जब कभी भी 12/30 बराबर होगा x/5 के, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको सिंपली इसे क्या करना है बेटे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ये हो जाएगा 12 × 5/30 इज इक्वल्स टू x। सो 5 1 जा और ये 6 जा, 6 1 जा और ये 2 जा। तो बस x की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 2। कहाँ लिखा है? q का 3rd। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है इधर? r। आपको इसको सिंपली यहां पर सॉल्व करना है। बट अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूं, और इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए भी r को रहने दो, s को सॉल्व करो। s ऑफ सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज, मैंने आपको बताया था ये चीज, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज कितना होगा? 0। आप a को आप प्लस करेंगे उसके एडिटिव इनवर्स से, जो कि क्या होता है? -a। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0, है ना। सपोज मेरे पास एक नंबर है 11, आप इस 11 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -11। आप इन दोनों को सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो बस द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। अब हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो बचा है वो उसका बचे वाले का आंसर होगा। तो देखो हमें आर वाले को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सबसे आखिरी में उसको कर दिया। भाई जो बचा वो उसका आंसर हो गया। सही है? तो देखो यहां पर P का क्या आएगा? 4th आएगा। P का क्या आएगा? 4th। सिमिलरली Q का क्या आएगा? Q का आएगा 3rd। R का क्या आएगा? R का आएगा 1st। और S का क्या आएगा? 2nd। ये कहां पर दे रखा है? ये ऑप्शन A में दे रखा है। तो बस ऑप्शन A हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट। समझ में आया कैसे करना था? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 इज नाइदर डैश नॉर डैश। तो आपको यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी होगी। बिल्कुल 0 इज नाइदर, P की जगह मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल, है ना। Q की जगह नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव इंटीजर। R की जगह 1 0 0 -1, S की जगह ये, T की जगह। तो इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। सही है? ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि जो 0 होता है बच्चों, जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर? R हैज हैव नो रेसिप्रोकल। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता।
ठीक है, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। और थर्ड क्या है, द रैशनल नंबर्स एस एंड टी आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर जो होगा वो 1 और -1 का हमेशा इक्वल होगा उनके रेसिप्रोकल पर भी, सही है ना। तो द रैशनल नंबर 1 एंड -1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। भाई 1/1 करने पर भी 1 आएगा, -1/1 करने पर भी कितना आएगा, -1 ही आएगा, तो सेम ही तो आ रहा है। तो वही उसने कहा है कि द रैशनल नंबर ऑफ डैश एंड डैश आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो बिल्कुल रैशनल नंबर 1 और -1 करने पे उनके रेसिप्रोकल पर इक्वल ही वैल्यू आती है। क्लियर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या था, इधर था 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ये है 0 हैज नो रेसिप्रोकल, द रैशनल नंबर 1 एंड -1 इक्वल टू द रेसिप्रोकल। उनके रेसिप्रोकल करने पर भी इतनी ही वैल्यू आती है, 1 की 1 ही आएगी, -1 के रेसिप्रोकल की -1 ही आएगी। तो बस P का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, Q का आंसर हो जाएगा नेगेटिव, R का आंसर हो जाएगा 0, S का आंसर हो जाएगा 1 और T का आंसर हो जाएगा -1। ये कहाँ लिखा है, ये कौन सा ऑप्शन में लिखा है, तो देखिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है 0 1 -1, ये लिखा ऑप्शन सी। सो बिल्कुल यहाँ से हमने इसे पूरा सॉल्व किया और हमने आंसर लाके दिया कितना, कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा यहाँ पर रैशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, सही है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या रैशनल नंबर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, क्या अंडर डिवीजन में नहीं होता। आप परसों या कल की क्लास आप उठा के देखिए, मैंने आपको एडिटिव इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया है कि रैशनल नंबर कभी भी क्लोज्ड अंडर डिवीजन नहीं होगा, सही है। सो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब दूसरा हम चेक करते हैं, आपको बताना है कि -7/18 इंटू 15/-7 -1 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, क्या ये 17/24 के बराबर है, इज इक्वल्स टू 17/24। चेक करते हैं, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 3 टाइम्स 5 बार में गया, ये 6 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/6 माइनस 1/4 प्लस 1 ये 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17/24 ही आएगा, सही है। और वही हमें चाहिए था, इस 17/24 वही हमें चाहिए था और वही आ रहा है सॉल्व करने पे। आप इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए, आपको 17/24 ही मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स। तो ऐसा कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है ऑप्शन सी में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। समझ में आया। सो इस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, बताइए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के मैंने आपको समझाए, क्या इतने क्वेश्चन क्लियर हैं? कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी चीज़ को रिपीट करना है तो बता दीजिए। क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ ये था बेटा आपका यहाँ पर ये चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, जो कि आपके ओलंपियाड्स में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप यदि अगर इस पैटर्न के यदि अगर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। आपको कहीं पर भी यदि अगर डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में उसे यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।
क्लियर? चलिए, सो यदि अगर आपको अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।